हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। फ्रेंड्स, ये वीडियोस किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कंसिडर करते हुए नहीं बनाई गई हैं। ये ओवरऑल टॉपिक्स को कवर करती हैं, सो आप इन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, टैक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि टैक्स होता क्या है। टैक्स इज कंसिडर्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दी सोसाइटी। टैक्स जो है वो सोसाइटी में रहने की कॉस्ट होती है। टैक्स आर लेविड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट जो है वो इसलिए टैक्स लगाती है ताकि वो सोसाइटी की कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स को मीट कर सके, सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके एंड जो नेसेसरी थिंग्स हैं वो प्रोवाइड कर सके, लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। फ्रेंड्स, टैक्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। पहले हम डायरेक्ट टैक्स को कवर करेंगे। टैक्स is levied directly on the income and wealth of a person। जो डायरेक्ट टैक्स है वो किसी पर्सन की इनकम या वेल्थ पे लगाया जाता है। द पर्सन हु पे टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम एनीवन एल्स। जो पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है वो उसे किसी और पर्सन से रिकवर नहीं कर सकता। द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन। जो डायरेक्ट टैक्स है उसका बर्डन हम किसी दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। जिस पर्सन के ऊपर इसको लेवी किया जाएगा उसी पर्सन के थ्रू इसको पे किया जाएगा। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जिस पर्सन के नाम पे लेवी किया जाता है उसी पर्सन के थ्रू पे किया जाता है। अब देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। In this, tax is levied on the price of goods and services। जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस पे लेवी किया जाता है। In this, the person paying the tax can shift the burden to another person। इनडायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन है इनडायरेक्ट टैक्स का वो दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स है आपका वो मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर लगता है और मैन्युफैक्चरर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूटर से रिकवर करता है और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपका कंज्यूमर से रिकवर कर लेता है इनडायरेक्ट टैक्स को। सो इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो पास ऑन किया जा सकता है, वेयर एज जो डायरेक्ट टैक्स है उसका बर्डन पास ऑन नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाता है कई बार, तो आप इसकी डेफिनेशंस को पढ़ लेना। नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजी। कुछ टर्म्स होती हैं जो इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो इनकम टैक्स में बार बार यूज़ की जाती हैं। उन टर्म्स का मीनिंग आपको पता होना ज़रूरी है इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए भी, और ये जो टर्म्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछ ली जाती हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है एसएससी। एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय होम any tax or any other sum of money is payable under this act। एसएससी का मतलब होता है वो पर्सन जिसके थ्रू कोई भी सम जो है वो गवर्नमेंट को दिया जाएगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। और एसएससी की डेफिनेशन में और किन किन को इंक्लूड किया जाएगा? एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ। वो सभी पर्सन जिनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में चल रही है फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, उस पर्सन की इनकम के लिए, इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज़ एसेसिबल, किसी दूसरे पर्सन की इनकम के लिए वो अगर एसेसिबल है तो, और अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम बाय सच अदर पर्सन। कोई प्रीवियस टैक्स का रिफंड अगर किसी पर्सन के लिए बनता है और रिफंड के लिए कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो वो पर्सन भी एसएससी की कैटेगरी में आता है।
और ये 2 पॉइंट्स हैं वो बाद में डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। अभी आपको इनका मीनिंग कम समझ में आएगा क्योंकि अभी आपने पूरा इनकम टैक्स पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए मैंने इनको यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चंस में आ चुकी है एसएससी की। एवरी पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, वो सभी पर्सन जो डीम्ड एसएससी हैं किसी और प्रोविजन के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स एक्ट के, उनको भी एसएससी माना जाएगा। और पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, जो पर्सन एसएससी इन डिफ़ॉल्ट माना जाएगा वो भी एसएससी की कैटेगरी में आएगा। एसएससी इन डिफ़ॉल्ट जो है वो क्लबिंग के केस में और बहुत सारे केसेस हैं जिनमें पर्सन जो है वो एसएससी इन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, वो आप आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आगे। नेक्स्ट टॉपिक है असेसमेंट। दिस इज द प्रोसीजर बाय विच द इनकम ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो इनकम है वो असेस की जाती है बाय द असेसिंग ऑफिसर, उसको असेसमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को ध्यान से देखिए, ये पूछ लिया जाता है। दिस मीन्स द पीरियड ऑफ 12 months कमेंसिंग फ्रॉम 1 April एवरी ईयर। जो असेसमेंट ईयर है वो 12 months का एक पीरियड होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक कंटिन्यू करता है। द पीरियड अंडर विच द इनकम इज अर्नड इज प्रीवियस ईयर। जिस पीरियड में इनकम अर्न की जाती है उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और फिर उसका जो टैक्स है वो नेक्स्ट ईयर में पे किया जाता है, और जब टैक्स पे किया जाता है उस ईयर को असेसमेंट ईयर बोलते हैं। एंड सच इनकम इज टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर। इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर का मतलब नेक्स्ट ईयर, ठीक है, उसे असेसमेंट ईयर बोला जाता है। इसका मतलब अगर आपने कोई इनकम 2020 में अर्न की है तो वो कब टैक्सेबल होगी? 2021 में। तो 2020 उसके लिए प्रीवियस ईयर हो जाएगा और 2020 उसके लिए असेसमेंट ईयर हो जाएगा जब टैक्स पे किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर। द पीरियड शैल बिगिन ऑन द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन एंड एंडिंग विथ 31 मार्च ऑफ द सेट फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर जो है वो तब से स्टार्ट होता है तब कोई नया बिजनेस और प्रोफेशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है, एंड एंडिंग विथ 31 मार्च ऑफ द सेट फाइनेंशियल ईयर, और उसी फाइनेंशियल ईयर की 31 मार्च को वो ख़त्म हो जाता है। बेसिकली ये जो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन दी गई है वो न्यू बिजनेस की पर्सपेक्टिव से दी गई है। कोई अगर न्यू बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर हम स्टार्ट करते हैं उसको कंसिडर करते हुए ये डेफिनेशन दी गई है। अगर हम न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 अक्टूबर को तो उसका जो प्रीवियस ईयर है वो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च रहता है। लेकिन अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो पहले से ही चला आ रहा है तो उसके लिए हमारा प्रीवियस ईयर क्या रहेगा? उस साल का 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, तो उसमें हमारे प्रीवियस ईयर में भी 12 months ही होंगे। लेकिन अगर कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम हमारा अराइज हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर तो उसमें हमारा प्रीवियस ईयर थोड़ा चेंज हो जाता है। हो सकता है हमारा प्रीवियस ईयर 12 months से कम का हो जाए। सेक्शन 4 इज़ द चार्जिंग सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। जो सेक्शन 4 है वो इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। इनकम टैक्स के अंदर हम जो इनकम है उसको 5 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। इसका मतलब है कि हम मानते हैं कि इनकम के 5 सोर्सेज हैं। कोई भी इनकम अगर हमें अराइज होगी तो वो इनमें से किसी एक सोर्स से अराइज होगी। ये सोर्सेज हैं
सैलरी, अगर आप कोई सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको सैलरी मिलेगी और आपकी इनकम के जो प्रोविज़न है वो सैलरी हेड के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी इनकम जो है वो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस के कैटेगरी में आएगी। अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ट्रीट की जाएगी। और अगर आप अपनी कोई फिक्स्ड एसेट्स के थ्रू कोई गेन अर्न करते हैं तो वो कैपिटल गेन की कैटेगरी के अंदर मेज़र किया जाएगा और असेस किया जाएगा। और फिफ्थ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो ऊपर के 4 हेड में कवर नहीं होता है वो फिफ्थ हेड में कवर होगा। और बेसिकली जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है वो आएगा डिविडेंड और आप इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें आती हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कैटेगरी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड इसके भी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो। थैंक यू।